और आप कहते कि इस देश का इकोनॉमी 90% से ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो इस देश का वेल्थ जो है एसटी एससी ओबीसी के लेबर से तैयार हो जा रहा है। इस देश की जो संपत्ति है वो एसटी एससी ओबीसी के लोग तैयार कर रहे हैं। अगर वो वेल्थ तैयार कर रहे हैं तो देन देयर शुड बी द क्लियर कन्फ्रंटेशन। सीधा सवाल होना चाहिए कि इस देश की अगर वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा कहाँ है। शेड्यूल कास्ट दोबारा से एक बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ है, क्योंकि वो गांव में लैंडलेस लेबरर है और शहर में वो चीप लेबर है। कि समवेयर वी हैव लॉस्ट इन द ओवर रोमांटिसिज्म ऑफ आवर सिंबॉलिक डिस्कोर्स। हम लोग खो गए हैं हमारे उस डिस्कोर्स में जहां पे हम केवल और केवल अपने आइडेंटिटी का गुणगान करते हैं। आम्बेडकराइट डिस्कोर्स आफ्टर आम्बेडकर रिमेन मोस्टली बिजी इन बिल्डिंग द सिंबॉलिक डिस्कोर्सेस। हमने उसको महत्व दिया। हम कुछ लड़ाई जीते हैं और कुछ लड़ाई हम हारे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई जो हम जीते हैं वो जीते हैं सिंबॉलिक लड़ाई। वो लड़ाई क्या है कि पहले हमको बोलते थे कि नहीं तुम गांव में जो है, जैसे माय फादर यूज्ड टू टेल मी, मेरे पिता बताते थे कि हम लोग जब गांव में बाबा साहब की जयंती होती थी तो लोग नहीं मनाने देते थे। ये जो अपर कास्ट खास करके जो लैंड ओनिंग कास्ट है वो लोग आपको वहां से मार्च नहीं निकालने देंगे, वहां से रैली नहीं निकालने देंगे। लेकिन अभी बाबा साहब के इतने साल जाने के बाद मुझे लगता है कहीं हद तक हमने ये लड़ाई जीत ली है। अगर पूरी तरीके से नहीं तो एक बड़े डिस्कोर्स के लेवल पे, जहां पे इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब को नमन करेगा, एक ऐसे कास्ट का व्यक्ति जो रोज डिनर टेबल पे हमारे को गाली देता है वो भी बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाएगा, हर कोई बाबा साहब की बात करेगा। तो सिंबॉलिक लेवल पे हमें लड़ाई लड़ चुके हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हमने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई हम हार चुके हैं। राजनीतिक लड़ाई इस देश का शेड्यूल कास्ट एक तरीके से हार गया है। हमने संघर्ष किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बना के उसका इमरजेंस हुआ, एंड नाउ वी आर इन ए कंडीशन कि जहां पे एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपने दम के ऊपर अपनी रिजर्व सीट भी जीत नहीं सकता है जब तक उसके पास कोई एक अपर कास्ट मसीहों का हाथ नहीं है। कि हम सिंबॉलिक लड़ाई जीते हैं लेकिन राजनीतिक लड़ाई हम हार चुके हैं। लेकिन जब आर्थिक लड़ाई की बात आती है तो मुझे लगता है हमने आर्थिक लड़ाई को कहीं दूर कहीं कोने में छोड़ दिया। मींस मेजॉरिटी ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो चुने हुए लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं अगर आप उनका अध्ययन करो उन्हें ढंग से बोलना नहीं आता है। आप कहोगे कि दलित की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि ज्यादातर हमारे लोग जो विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर है ढंग से उन्हें अपने सवाल पूछना नहीं आता है, अपने समाज के बारे में सवाल पूछना नहीं आता है कि क्या सवाल पूछना चाहिए, किस तरीके से सवाल पूछना चाहिए। हमारे जो तीनों स्पीकर जिन्होंने बात रखी इस विषय के ऊपर कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों जरूरी है, वाई वी नीड रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, मेरे ख्याल से बहुत खूबी से, बहुत लॉजिकली और रैशनली अपनी बात रखते हुए उन्होंने समझाया कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में कोई अननेचुरल डिमांड नहीं है, या एक जो प्रेशर फील होता है कि हम जब फील करते हैं कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, तो कई हद तक जैसे अगर यदि आप सोशल मीडिया आज, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इट्स वेरी इजी टू एक्सेस इवन द व्यूज़ ऑफ योर अपोनेंट। तो जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई सवाल या इस तरह कोई डिमांड की बात करते हैं तो बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स खास करके अपर कास्ट की तरफ से आता है कि अब तक तो तुमने सरकारी भी खा लिया, अभी तुम प्राइवेट भी खाओगे, तुम्हारे मेरिट नहीं है। सो दिस three things will be very common, that you don't have merit, you are सरकारी दामाद, and अभी और क्या चाहिए, कब तक मांगोगे, all of these things comes. Now जो अपर कास्ट का ये रिस्पॉन्स है जो अभी हमें बहुत ओपनली दिख रहा है, लेकिन जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जो लोग समाज में काम करते थे या जहां भी रहते थे वहां पे इस सवालों को आगे रखते तो उनका भी कमावेश यही कहना है कि यही रिस्पॉन्स होता था, और यही रिस्पॉन्स की वजह से हमारे लोगों ने भी एक डिस्कोर्स खड़ा किया, और वो डिस्कोर्स जो आरक्षण के इर्द गिर्द रहा, मैं जिसे समझता हूं या बहुत लोग उसे देखते हैं, वो एक डिफेंसिव डिस्कोर्स रहा है। जब वो ये कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, हम तुरंत ये बोलने लग जाते हैं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, एंड देन वी गो इनटू डिफेंसिव पोजीशन, एंड दिस इज ए एंडलेस डिबेट। बिकॉज यदि
मैं किसी व्यक्ति को नहीं चाहता हूं कि वो मेरी बराबरी करे। आई विल गिव एंडलेस आर्गुमेंट कि वो व्यक्ति मेरे बराबर क्यों नहीं हो सकता है। देयर इज नो एंड ऑफ इट। जैसे मैं कहता हूं कि यदि आप अपर कास्ट के 12 साल के मोनू को भी पूछोगे कि आरक्षण दलितों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, और 80 साल के किसी रामचंद्र चच्चा को भी पूछोगे तो एक ही जवाब देगा कि रिजर्वेशन क्यों नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट द शेयर्ड कॉन्शियसनेस ऑफ अपर कास्ट। हम जब कहते हैं कि हर कम्युनिटी में अपना एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, इफ यू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली, मॉडर्न इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में एक नया कॉन्शियसनेस कास्ट का, अपर कास्ट में एक ऐड हुआ है, वो है अबाउट रिजर्वेशन। दैट व्हाई देयर शुड बी नो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBCs। दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ देयर शेयर्ड कॉन्शियसनेस। और ये उनके जब शेयर्ड कॉन्शियसनेस का पार्ट बना है तो उनके लिए बहुत सहज है। एक आदमी को जिस तरीके से घर से बाहर निकलना, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लेके जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है, उसके लिए जितना सहज है चौक में खड़ा रहना, अपनी बातें कहना, क्योंकि वो कल्चर की वजह से एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है आगे उसके सामने, उसी तरीके से अपर कास्ट के लिए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। नाउ इफ द अपर कास्ट समहाउ ट्राइज टू बिलीव, अगर वो ये कोशिश करता है कि नहीं रिजर्वेशन दबे कुचले समाज के लिए होना चाहिए, दैट इज समथिंग वेरी टफ प्रोसीजर फॉर हिम और हर। एक तरीके से उनके लिए एक कॉग्निटिव, अपना जो एक साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग है, जो आप बच्चे से लेके बूढ़े तक एक जो आपका सोशलाइजेशन कंटिन्यूस होते रहता है, उसके विपरीत जाना है। तो मैं तो कहने का मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोफेसर सुमित मस्कर ने बहुत अच्छी बात की कि वी आर लेट विद दिस डिमांड, वी आर लेट, एंड प्रिसाइजली वी आर लेट बिकॉज आई पर्टिकुलरली बिलीव दैट द Ambedkarite discourse, let's say Ambedkarite, if not Dalit, Ambedkarite discourse after Ambedkar remained mostly busy in building the symbolic discourses. हमने उसको महत्व दिया। हम कुछ लड़ाई जीते हैं और कुछ लड़ाई हम हारे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई जो हम जीते हैं वो जीते हैं सिंबॉलिक लड़ाई। वो लड़ाई क्या है कि पहले हमको बोलते थे कि नहीं तुम गांव में जो है, जैसे माय फादर यूज्ड टू टेल मी, मेरे पिता बताते थे कि हम लोग जब गांव में बाबा साहब की जयंती होती थी तो लोग नहीं मनाने देते थे। ये जो अपर कास्ट खास करके जो लैंड ओनिंग कास्ट है, वो लोग आपको वहां से मार्च नहीं निकालने देंगे, वहां से रैली नहीं निकालने देंगे। लेकिन अभी बाबा साहब के इतने साल जाने के बाद मुझे लगता है कहीं हद तक हमने लड़ाई जीत ली है, अगर पूरी तरीके से नहीं तो एक बड़े डिस्कोर्स के लेवल पे, जहां पे इस देश का प्रधानमंत्री बाबा साहब को नमन करेगा, एक ऐसे कास्ट का व्यक्ति जो रोज डिनर टेबल पे हमारे को गाली देता है वो भी बाबा साहब का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाएगा, हर कोई बाबा साहब की बात करेगा। तो सिंबॉलिक लेवल पे हमें लड़ाई लड़ चुके हैं। पॉलिटिकल लेवल पे हमने जो लड़ाई लड़ी वो लड़ाई हम हार चुके हैं। राजनीतिक लड़ाई इस देश का शेड्यूल कास्ट एक तरीके से हार गया है। हमने संघर्ष किया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बना के उसका इमरजेंस हुआ, एंड नाउ वी आर इन ए कंडीशन कि जहां पे एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपने दम के ऊपर अपनी रिजर्व सीट भी जीत नहीं सकता है जब तक उसके पास कोई एक अपर कास्ट मसीहों का हाथ नहीं है। इसीलिए क्योंकि इलेक्शन जैसे हम जानते हैं कि वो एक मनी मीडिया माफिया का एक बाजार बन चुका है। जिसके पास ये सब कुछ है वो जीतेगा, जिसके पास ये नहीं है वो नहीं जीतेगा। और हमें पता है कि यदि कोई शेड्यूल कास्ट पार्टी या शेड्यूल कास्ट लेड पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है तो जो चुनावी फंड है उसको जो आता है वो कोई कॉर्पोरेट उसको देने के लिए तैयार नहीं है। वी नो if you just study BSP in that way, so one of the best example. Similar with the media, we know when BSP was in power, very interesting, अगर कोई मीडिया का स्टूडेंट है तो जितनी ज्यादा स्टोरी BSP के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में की गई है, जितनी ज्यादा स्टोरीज BSP के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में की गई है, जिसको हम दिल्ली का मीडिया कहते हैं, मेजोरिटी इवन द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मीडिया जो आज राइट विंग को फासिस्ट कह रहा है, दे रोट more than 90% against BSP, against, including editorial, more than 90%. So we know this battle is very difficult and political or let's say electoral battle we are bound to lose. आज के इस तारीख में, और ये पेसिमिज्म हो सकता है, एक तरीके से ये निराशावादी बात लग सकती है, लेकिन ये निराशावाद स्वीकार करना
मेरे ख्याल से एक नई बिगिनिंग की तरफ हमें लेके जा सकता है। एंड वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। जब तक हमें निराशावादी सोच को या निराशावादी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी आगे खड़ी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक हम मेरे ख्याल से आगे भी नहीं बढ़ सकते। और वो रियलिटी ये है कि हम सिंबॉलिक लड़ाई जीते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई हम हार चुके हैं। लेकिन जब आर्थिक लड़ाई की बात आती है तो मुझे लगता है हमने आर्थिक लड़ाई को कहीं दूर कहीं कोने में छोड़ दिया। हमने उसके बारे में ना जिक्र किया, ना उसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं। और क्योंकि मैं बोल रहा था कि हमारी लड़ाई सिंबॉलिक और आइडेंटिटी वाली हो चुकी है, जहां पर हम इट वॉज गुड बिफोर मे बी 20-30 ईयर्स 50 ईयर्स कि आप किसी शेड्यूल कास्ट को बड़ा चश्मा लगा के बहुत ही बड़े लेवल पे बड़े स्टेज पे एक इंग्लिश बोलते हुए नाचते गाते हुए देखना चाहते थे। हो गया वो सब कुछ। नाउ यू हैव दोज इंडिविजुअल जो आपको असर्शन दिखाएंगे, जो मुंह टेढ़ी करेंगे, जो एक बड़े स्टेज पे बैठेंगे। यू हैव एवरीथिंग लाइक दिस नाउ। यू हैव वेरी हीरो मे बी, you may have your heroines also sometime, but जब आप आंकड़े देखते हो पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट के, तो सरकारी आंकड़े तो और भी कम बताते हैं। लेकिन जब आप एक सादे गांव में भी जाते हो तो आपको नजर में आता है कि शेड्यूल कास्ट दोबारा से एक बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ है, क्योंकि वो गांव में लैंडलेस लेबरर है और शहर में वो चीप लेबर है। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कई हद तक तब मैं इस बात को भी मानता था पार्शियली कि न्यू लिबरल पॉलिसीज और ग्लोबलाइजेशन समवेयर कैन हेल्प दलित टू मोबिलाइज इन अर्बन लोकेलिटीज। कि चलो अगर गांव का शहर होता है तो उसमें हमको ये नहीं बोलेगा कोई कि तू भंगी है। हमको हो सकता है जब हम मॉल में कांच साफ करेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा तू भंगी है, बोलेगा ठीक है तू कांच साफ कर रहा है, काम कर। कई हद तक हमें लगा कि एक तरह का मोबिलिटी हमको देगा ही। लेकिन अभी जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, और हमें जो उम्मीद थी इस अर्बनाइजेशन से कि इससे हमको कुछ मोबिलिटी मिलेगी, मेरे ख्याल से वो उम्मीद हमारी एक पूरी तरीके से विपरीत हमारे सामने दिखती है। उसका कारण ये है कि जब आपका गांव से शहर में जब माइग्रेशन हो रहा है, पहले एक जो माइग्रेशन हुआ, जैसे अगर आप बॉम्बे का हिस्ट्री अगर देखते हो, मुंबई फॉर इंस्टेंस, इवन कोलकाता फॉर दैट मैटर, मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल सिटीज लाइक माई सिटी नागपुर, जहां पे अंग्रेजों का सीधा इंटरवेंशन था, जहां पे उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई, वहां पे हुआ ये कि एक मजदूर, दलित मजदूर, गांव का लैंडलेस लेबरर, वो गांव से उठ के शहर में आया, उसने नाली साफ की, उसने अपने बच्चों को कॉर्पोरेशन स्कूल में भेजा, म्युनिसिपल स्कूल में भेजा, उसने सब। लेकिन एक तरीके से एक स्टेट का उस स्टेट को बार बार कह रहा था कि मेरे गली में सड़क नहीं तो आप सड़क बना दो। वो अपने विधायकों को कह रहा था, अपने नगर सेवकों को कह रहा था कि ये कर दो, छोटे छोटे स्कूलें बनाते जा रहा था। तो ये जो सपोर्ट मैकेनिज्म था, फॉर इंस्टेंस प्लेस आई कम, मैं उस जगह से आता हूं नागपुर से, जहां पर 100 से ज्यादा अधिक केवल हमारी लोगों की स्कूलें थी। 100 से ज्यादा अधिक हमारे लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली महात्मा फुले स्कूल, पंचशील हाई स्कूल, गौतम उच्च, लाइक दिस आवर स्कूल हमारे नाम पे। लेकिन अभी जब मैं देखता हूं तो ये मोस्ट ऑफ स्कूल बंद हो चुकी है, क्योंकि इन स्कूलों को जो अनुदान मिलता था सरकार की तरफ से, सरकार ने पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि उस वक्त जब आप गांव से शहर में मोबिलाइज हो रहे थे, आ रहे थे, आप एक झुग्गी में रह रहे थे, हो सकता है कि आपके पिता कहीं एक जगह किसी का ड्राइवर है, कोई आपकी किसी की माता जो है किसी घर में बर्तन मांज रही है, लेकिन बच्चा जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में भी जाके एक तरीके से बेसिक जो थोड़ी बहुत अगल बगल चीजें थी उससे अपने आप को सिक्योर करके, ऑल्टरनेटिव सपोर्ट मैकेनिज्म हैज कंप्लीटली वैनिश्ड। तो यदि आपका व्यक्ति जब गांव से शहर में आ रहा है तो वो केवल और केवल 2 वक्त की रोजी रोटी ही कमा पा रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं कमा पा रहा है। और वो आपने लॉकडाउन में देखा कि वो इतनी मजबूरी में है कि वो 1 महीने का, जब उसको बोल रहे थे, तब मैं दिल्ली में था और कुछ मेरे दोस्त दिल्ली में एक हेल्प करने का एक हम लोग कोशिश कर रहे थे, तो हम बार बार ये देख रहे थे कि उनके पास एक्स्ट्रा 1 महीने का पैसा नहीं है कि वो ये बोले कि ठीक है आप हमें 1 महीना रखिए और 1 महीने का आप रेंट रखिए। नहीं, उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं उनके पास रहेगा। और मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल वेर SC, STs एंड द लोअर OBCs, मेजॉरिटी ऑफ देम। और यही लोग जो है सड़क पे जिनकी मृत्यु हुई, वही वहां पे जो एक पासवान लड़की दिल्ली से लेके बिहार तक साइकिल चला के अपने पिता को लेके जाती है,
उसको भी हम सिंबॉलिक बैटल बना देते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि मनीषा ने बहुत अच्छा काम किया, मनीषा का सत्कार, बिल्कुल सत्कार होना चाहिए, बहुत ब्रेव लड़की थी, बहुत बढ़िया उसने काम किया। लेकिन जहां पे हमारे चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, जो विधानसभा में है, पार्लियामेंट में है, या समाज के जो हमारे समाज में जो ठेकेदारी करते हैं, उन्होंने उसके स्वागत किया, लेकिन यह सवाल नहीं पूछा कि हालत बनी कैसे और अभी तक की हालत क्यों है कि एक पासवान को दिल्ली में, एक पासवान लड़की को कहीं और घर में काम करना पड़ता है और फिर उसको अपने पिता को साइकिल से पटना लेके जाना पड़ता है या और कहीं बिहार के किसी कोने में लेके जाना पड़ता है। ये सवाल हमारे लोगों ने, हमने, तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि समवेयर वी हैव लॉस्ट इन द ओवर रोमांटिसिज्म ऑफ आवर सिंबॉलिक डिस्कोर्स। हम लोग खो गए हैं हमारे उस डिस्कोर्स में जहां पे हम केवल और केवल अपने आइडेंटिटी का गुणगान करते हैं। हो गया बाबा साहब, लाइक इफ वन इज ऑनेस्ट विद द हिस्ट्री, उनको पता है कि चमार बटालियन थी, महार बटालियन थी, पास ही आपके अंग्रेजों के बटालियन में थे, हम लोग योद्धा थे, सब कुछ थे। यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस सच काइंड ऑफ हिस्ट्री, और वो था भी। लेकिन ये कब तक, ये सिंबॉलिक डिस्कोर्स हम कब तक आगे लेके जाने वाले, जहां पर एवरीथिंग हैज बिकम मटेरियल। नाउ फॉर इंस्टेंस प्रोफेसर मस्कर हैज सेड वेरी राइटली, you see this shift of the Brahmin and the dominant caste. The dominant caste जो गांव में हमारे धोती उठा के चलेगा, समझ जाओगे डोमिनेंट मराठा है या कम्मा है या कौन है, उसकी आइडेंटिटी है कि वो धोती उठा के चलेगा, मुंह ऐसी करेगा। वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं कर सकता है, वो करेगा तो उसको मारेंगे। अभी हो सकता है ऐसी हालत नहीं है, तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। लेकिन उनको ये समझ गया है कि अब ये सिंबॉलिक जो प्रेजेंस है इसका बहुत ज्यादा अर्थ नहीं रह गया है। अभी इंपॉर्टेंट यह है कि हाउ मच वेल्थ यू हैव, हाउ मच यू आर स्ट्रॉन्ग इन दिस कैपिटल मार्केट। तो कम्मा बहुत शिफ्ट किया। आप अगर आंध्र प्रदेश का देखते हैं तो कम्मा हैव शिफ्टेड फ्रॉम द लैंड इकोनॉमी टू द सॉफ्टवेयर इकोनॉमी एंड द रियल एस्टेट। रेड्डीज ऑल्सो सिमिलरली। मराठास दे शिफ्टेड इन महाराष्ट्र टूवर्ड एजुकेशन एंड द कोऑपरेटिव बिजनेसेस। सब कुछ उनका है, पूरा कोऑपरेटिव मोर देन 90% इज ओन बाय द मराठास, जो अभी आरक्षण मांग रहे हैं। अपने आप को अभी तक राजा कह रहे थे, देने वाले अभी वो मांग रहे हैं। बट यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि हमारा डिस्कोर्स फिर भी सिंबॉलिक ही बन रहा है। एक 50 साल का टाइम निकल गया है, हमने इस तरह के डिस्कोर्स को नजदीक नहीं आने दिया है। हमने हमारे नाउ दिस इज द केस, दिस इज द ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट यू आर नोवेयर। गवर्नमेंट सेक्टर में आप 4% से भी कम है, जो भी बहुत नीचे वाली पोजीशन पे। जैसे प्रोफेसर सुमित मस्कर हैज राइटली पॉइंटेड आउट, अराउंड 1.5% गवर्नमेंट जॉब्स आर देयर, वी आर फाइटिंग फॉर दैट। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर देयर इन द प्राइवेट सेक्टर। नाउ दीज आर द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ अस, और हम लोग इसको कैसे डील कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस सभा में ज्यादातर लोग यंग लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं। एंड आई एम ऑल्सो द पर्सन हु डोंट बिलीव इन दिस लोकल विजडम। वो लोग कहते हैं अरे अभी हमको ज्ञान सीखना है तो किसी फार्मर के पास जाओ, किसी गरीब के पास जाओ, वो तुमको भाई दिस इज नॉनसेंस, ऑल दिस इज नॉनसेंस। यू आर स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी, यू आर द मोस्ट प्रिविलेज माइंड, यू हैव नंबर ऑफ बुक्स एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेन द एक्यूरेट प्रॉपर नॉलेज, टू क्रिएट द स्ट्रक्चरल नॉलेज एंड प्रोवाइड दिस नॉलेज टू द मासेस देयर हु आर स्ट्रगलिंग। जैसे इफ यू कम टू माई बस्ती, इफ से कि हम आपसे सीखने हैं, दे विल गिव जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम इतने दिन यूनिवर्सिटी मेरे बोले हमसे सीखोगे अभी। यू हैव टू टीच अस, यू हैव टू कम हियर एंड टेल अस व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन, एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। दिस अननेसेसरी रोमांटिसिज्म, वो इफ यू गो टू ट्राइबल एरिया द ट्राइबल विल टेल यू कि पहाड़ कैसे बात करता है और गगन कैसे, ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस। एक आदिवासी औरत जब सुबह 6 बजे 5 बजे उठती है, जब वो उस जंगल में दूर जाके उसका जो जहाँ पे पानी भरने जाती है, उसके पैर में जब कांटा चुभता है उसको उतना ही दर्द होता है। जब एक कोई मेन स्ट्रीम विलेज में एक औरत जंगल में जाके पानी भरती है, उतना ही दर्द उसको होता है। सो मोस्ट ऑफ दिस आइडियलिस्ट नोशन ऑफ और दिस रोमांटिसिज्म इज गुड फॉर द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। दे नीड अ फंड, they need to create such discourses, but there are some objective facts which are there, and the fact are this, that we have lost the political electoral battle. And as Vikas rightly pointed out in his introductory speech, that he said कि भाई आपके जो political representative है वो होके भी ना के बराबर है। So I call them a surplus leader.
कि मैं अपोजिशन पार्टी का मास्टर हूं, रूलिंग पार्टी के राज्य में एक दलित के ऊपर एट्रोसिटी हुई है, मैंने अपने दलित लीडर को बोला जा मीडिया में भी बोल, एंड दिस दे ऑल पॉलिटिकल पार्टी डू दिस, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम, सीपीआई, ऑल पॉलिटिकल पार्टी दे डू। एट्रोसिटी हो गई, दलित का चेहरा देखोगे टीवी पर आप, सब पॉलिटिकल पार्टी दलित को भेजती है। सो देयर वर्क इज लाइक दिस, दे हैव बिकम अ सरप्लस लीडर, सरप्लस, बचे हुए लोग। अब तुम्हारा काम बस इतना ही है, चुने हुए जब आओगे तो दलितों के बीच में जाके ये बोलना है, ऐसा करना है। एंड दे ऑल्सो डू द सिंबॉलिक पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली आवर इंटेलेक्चुअल क्लास is also busy in doing the the symbolic politics, or let's say not in negative sense necessarily, but this identity politics. And we are very silent on this economical question. Now I am coming on the point and trying to argue that if when we say this कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी सबसे बड़ा तबका है, मेजोरिटी तबका है, तो हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? There are two major arguments that we are arguing. First, कि जिसकी मेजोरिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। ये ज्यादातर हम लोग बात करते हैं कि अगर जिसकी ज्यादा मेजोरिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं कहता हूं कि दिस हैज आल्सो बिकम अ ओल्ड आर्गुमेंट नाउ। द वेरी आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज बिकम अ ओल्ड आर्गुमेंट कि रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। आई एम सेइंग नो, नाउ वी नीड टू आर्ग्यू कि इस देश में अगर मेजोरिटी एससी, एसटी, ओबीसी की है और आप कहते कि इस देश का इकोनॉमी 90% से ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो इस देश का वेल्थ जो है एसटी, एससी, ओबीसी के लेबर से तैयार हो जा रहा है। इस देश की जो संपत्ति है वो एसटी, एससी, ओबीसी के लोग तैयार कर रहे हैं। अगर वो वेल्थ तैयार कर रहे हैं तो देन देयर शुड बी द क्लियर कन्फ्रंटेशन। सीधा सवाल होना चाहिए कि इस देश की अगर वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा क्या है, ये क्लियर सवाल होना चाहिए। Forget about this representation argument. This is also the one of the reductive argument, and this is how the democracy in the hands of the ruling class works. That if I am a boss, I will say, oh, I can maintain, like this is how now the corporate world में यही होता है ना, oh, I am not a boss, I am equal like you. You tell me क्या हुआ घर में, हम दोस्त है, दारू पियेंगे साथ में. This is how the corporate world nowadays, most of the people, अरे मैं थोड़ी तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, call me by my name. Again, this is all nonsense. You are a professor, you are getting 2 lakh rupees. I am a student who is struggling for scholarship. There are objective realities. मैं कह रहा हूं जो जैसा है उसको वैसा कहो। आप मुझे आपका नाम लेने से मेरे घर में 2 वक्त की रोटी नहीं आनी है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लग जाएगा, हाउ हम्बल दिस पर्सन इज, बट दिस इज अगेन नॉनसेंस। तू मेरी पीएचडी होने के बाद मुझे नौकरी देगा क्या, ये बता। विल यू रिक्रूट, विल यू फुलफिल द रिजर्व सीट? Tell me this question. So I am saying the question should be practical and the objective. Now that's what I was trying to say कि अभी जो डेमोक्रेसी में यही है कि आप बोलोगे बीजेपी के पास सबसे ज्यादा एससी एसटी लेट्स से एनीवन ओबीसी फॉर दैट मैटर एमएलए एमपीज है, आप क्या कहोगे? सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी है तो। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल वही खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने महसूस किया है कि कोई कमेटी आप बैठाओ, उस कमेटी में 2 एससी एसटी ओबीसी को रखेंगे और वो कमेटी आपके खिलाफ डिसीजन देंगी, मुझे बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन? देयरफॉर द रियलिटी इज वेरी क्लियर एज आई सेड कि अगर इस देश की वेल्थ हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अभी जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है वो ये कहता है कि इस देश का एलिट जो इस देश के रिसोर्सेस कंट्रोल करता है उसका इस देश के जीडीपी में 1% से भी ज्यादा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। देन हु आर दिस पीपल हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन योर जीडीपी? Those who are consuming and also producing. Then who are consuming your basic informal economic the products? आपके सुई के धागे से लेके आपका टेलीविजन का साज वो कौन कंज्यूम कर रहा है? इस देश का मेजरली एक बड़ा तबका कंज्यूम कर रहा है जो एससी एसटी ओबीसी, जिसको आप बहुजन कहते हो। लेकिन इस बहुजन वाद में सबसे बड़ा जो सवाल मैं अगेन बार बार कह रहा हूं कि मिस हो रहा है वो ये कि सीधी लड़ाई की बात की, अगर हम लेबर कर रहे हैं, हम आपके बिल्डिंगें बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा कहां है? एंड इफ वी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, देन द रूलिंग कास्ट who are mostly Brahmins and other savarnas, they will again come with the very idea of representation. See, now we have Dalit president, or now we have a tribal president. Earlier we had Dalit. Sometime 2 साल के बाद जो भी है इसके बाद में किसी ओबीसी को बना देंगे, फिर आप बोलोगे नहीं नॉर्मली ट्राइब ही बनना चाहिए तो नॉर्मली ट्राइब को बना देंगे, फिर आप कहोगे नहीं जाके दलित क्योर बनना है तो दलित क्योर को भी एक दिन बना देंगे। द मोर यू गो इनटू आइडेंटिटी, दे मे adopt your identity approach and they can keep going on.
दे कैन कीप टेलिंग यू कि सी हाउ प्रोग्रेस. नाउ यू सी आरएसएस सेड कि हम लोग तो भाई एलजीबीटीक्यू के प्रो है. दे आर सेइंग दिस. मोहन भागवत एंड ऑल ऑफ दिस पीपल, दे यू नो, बिकॉज दे नो दिस इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज सिविल सोसाइटी डिस्कोर्स कि जहां पे अपने आप को आप फिट महसूस करते हैं. दिस इज सो पॉलिटिकल करेक्टनेस इज लाइक दिस. एक जैसे गुब्बारा है, इसमें हवा भरी हुई है जो जिसमें आप फिट हो सकते हो, आराम से फिट हो सकते हो. मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कह सकता हूँ, मैं महिलाओं की यू नो कोई बड़ा मंत्री, इवन लेट्स से प्रधानमंत्री इस देश का, इस आरएसएस का हेड, कोई भी आदमी जो आपको रिग्रेसिव लगता है वो इस तरह की लैंग्वेज बोल के प्रोग्रेसिव बन सकता है. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. और आप किसी को इंटरनल चेक भी नहीं कर सकते कौन कितना प्रोग्रेसिव है. इसलिए दिस सब्जेक्टिव डिस्कोर्स ऑल्सो हैज अ लिमिटेशन. ये जो सब्जेक्टिव डिस्कोर्स है कि कौन कैसा है, हमको नहीं पता करना है कि आई डोंट वांट टू नो हाउ मच समवन इज सो बिनेवलेंट, हाउ मच समवन हैज लव फॉर मी, बट वी नीड टू आस्क द स्टार क्वेश्चन. एंड दीज आर द स्टार क्वेश्चन कि अगर हम कहीं पे नहीं है और इस देश की इकोनॉमी अगर यानी खास करके जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जिन कंपनियों को, जो सरकारी खातों को और कंपनियों को आप प्राइवेट में अगर जब कन्वर्ट कर रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि आप तो वहां पे रिजर्वेशन खत्म कर रहे हो. और जब वहां पे आप आरक्षण खत्म कर रहे हो तो यहाँ पे जो आप हमें आरक्षण दीजिए. और जैसे बहुत लोगों ने कहा कि कोई रेडिकल डिमांड नहीं है. दिस इज वेरी स्मॉल डिमांड, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर सो लेट, एंड वी आर लेट बिकॉज आवर रिप्रेजेंटेटिव देयर इन द पार्लियामेंट, देयर इन द विधानसभा आर ऑलरेडी वेरी लेट. मीन्स मेजोरिटी ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो चुने हुए लोग हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं अगर आप उनका अध्ययन करो, उन्हें ढंग से बोलना नहीं आता है. आप कहोगे कि दलित की बेइज्जती कर रहा है, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि ज्यादातर हमारे लोग जो विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर है, ढंग से उन्हें अपने सवाल पूछना नहीं आता है. अपने समाज के बारे में सवाल पूछना नहीं आता है कि क्या सवाल पूछना चाहिए, किस तरीके से सवाल पूछना चाहिए. एंड वी नो दिस इज द रिजल्ट, जिससे बहुत बार लोग कहते हैं कि ये तो जो है ये नतीजा है पूना पैक्ट का. वॉट एवर, नाउ पूना पैक्ट इज द पास्ट, थिंग्स हैव हैपन. नाउ व्हाट वी शुड डू फर्दर. सो वी फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन की तरफ से हम जो एक देशव्यापी मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा पिछले अक्टूबर में जो है नागपुर में पहला अधिवेशन हुआ, हमारे संगठन का इनॉग्रेशन हुआ. एक तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों से जो अपने ज़मीनी तौर पे काम कर रहे हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने भी उसमें पार्टिसिपेशन दिखाया. और हमने ठाना कि धीरे धीरे क्यों ना, स्लो चलेंगे हम लोग. हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमको पता है हमको सुनने वाले लोग कम हो सकते हैं, हमको पता है कि हमारे साथ शिरकत लेने वाले लोग कम हो सकते हैं, लेकिन ये शुरुआत बहुत ज़रूरी है. और शुरुआत बहुत एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारे समाज के लिए प्रोटेक्टिव मेजर कैसे खड़े करने हैं. तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे विकास ने भी अपनी बात को रखा, तो हमारा ये कहना है कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर होना चाहिए. उसके लिए समाज में एक जन आंदोलन खड़ा करना हमारा मकसद है. इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस करके जहाँ पे समाज का एक पढ़ा लिखा एक प्रबुद्ध वर्ग जो है, जो इस बात को समझे और इस बात को जनता में लेके जाने के लिए हमें मदद करे. साथ ही साथ जनता के बीच में, समाज में इसको किस तरीके से एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, इसकी भी हमारी एक कोशिश चल रही है. और आने वाले समय में एक आंदोलन के रूप में रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का जो डिमांड है, बहुत जल्दी ही रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा डिमांड है एक आंदोलन के रूप में जमीनी तौर पे हमें दिखेगा. लेकिन उसके पहले हम संगठन को बिल्ड कर रहे हैं, हमारे लोगों को हम जोड़ रहे हैं ताकि इस तरह की स्थिति में वो हमारा साथ दे. साथ ही साथ हमारा ये मानना है कि बाबा साहब के पूरे मूवमेंट को, जैसे मैंने कहा कि आपने हर चीज कर दी, बाबा साहब के बड़े स्टैचू बना दिए, हमने बाबा साहब के बारे में किताबें लिख दी, ऑल थिंग इज फाइन. बट बाबा साहब का जो दूसरा अप्रोच था इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जैसे महाराष्ट्र में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के नाम से वो सोसाइटी बाबा साहब ने बनाई थी, जिससे सिद्धार्थ कॉलेज बना, जो मुंबई में अभी भी आप देखते हैं, जहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले. जहाँ से मिलिंद कॉलेज बना, आज खंडरों की स्थिति की हालत में है. वहाँ पे हमारे समाज के लोग पढ़े, हमारे समाज के बहुत लोग विद्वान बने, आगे बढ़े, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने समाज की तरफ पीछे मुड़ के देखा और इस तरह के इंस्टीट्यूशन को बनाने की बात की. तो आइस्का की तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर, खास करके दबे कुचले समाज के अंदर, जो झोपड़पट्टियों में हमारे लोग रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, तो एक अगर हम स्कूलें नहीं तो किस तरीके से एक रिसोर्स सेंटर खोले जाए हमारे समाज से, हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों के द्वारा चलाया गया.
हमारे समाज के रिसोर्सेज के द्वारा चलाए गए हमारे रिसोर्स सेंटर कैसे खोले जाए, इसकी तरफ तो जो हमारे ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे बनाए जाए, साथ ही साथ हमारे लेबर यूनियन, जैसे मैंने अगर आप मुंबई का हिस्सा देखते हो, मुंबई का मोर देन 70% जीडीपी कम्स फ्रॉम स्लम. एंड आई वाज सो अमेज्ड टू लिसन वन सो कॉल्ड intellectual in Mumbai once, that she narrated the story that how slum people are so good, so moral, and they contribute the biggest part of your GDP. And the discourse ends there. Again the romanticism. लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उन्हें उसके बाद में ये पूछा कि मैडम ये 70% लोग स्लम के इनको, क्योंकि ये तो ऐसे भी मर जाते हैं, चलो सोचो कि इन्होंने ये सोचा कि नहीं हम जो लोग हैं हम जीडीपी 70% देते हैं और कल सड़कों पे आके अगर आपके घरों में आके सब टीवी बंगला एक सब प्रॉपर्टी लेके जाए तो क्या, नहीं ये तो अराजकता होगी. दिस इज अनार्की, शी सेड वेरी सिंपली. सो द रूलिंग क्लास हैव सेट द डिस्कोर्स फॉर अस. Now the time has come that we need to set a discourse, and I somehow believe that Dalits for all this time has produced a very feeble discourse. बहुत कमजोरों का discourse हमने पैदा किया हुआ है. That your ruling class don't feel any threat. उनको हमसे डर ही नहीं लगता है. And the community which does not produce fear अपने enemy के अंदर, वो community एक तरीके से dead community है. What kind of, like for instance, when Baba Sahib was saying to Gandhi that Gandhi, I don't have a homeland. This was not simply the begging, oh I don't have homeland, now I'm going back and crying. No. He said if I don't have homeland, the way Muslim and Jinnahs are asking for the separate nation, we are asking, we might even ask the separate nation. And he did that. You don't have anything for a negotiation. The only thing for negotiation, oh देखो यहाँ पे दलित नहीं है, तुमने कितने दलितों को ये दिया, तुमने कितने, अरे this is nonsense. दे दिया दो लोगों को, फिर क्या करोगे? Now this is what, when I was in, when I was in JNU, this used to be quite often. Oh, there are all upper caste, now pass the mic, we want to speak. Okay, but what is after that? Okay, now I am upper caste, you are a Dalit, you have come, मुझे बहुत गाली दिया आपने, अपर कास्ट ऐसे होते, अपर कास्ट वैसे होते. मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, अपर कास्ट ऐसे होते हैं और मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ, और अभी आई एम अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैंने आपकी गाली भी सुनी, आई एम जस्ट एंडिंग, मैंने आपकी गाली भी सुनी, अभी मैं परफेक्ट हूँ. लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद तो आपको जाना है जीके में और किसी को जाना है मुनीर का में. So that's what I'm trying to say here. I'll just end with the last note and just finish it here. So this is what we believe, that we need to produce, and this is the responsibility of people like us who are there in the university, who are reading books and who are there, that we need to produce a discourse where ruling class feels something from us, where this victimhood story should end now. मैं ऐसा हूं, मैं इतना दुखी हूं, we should just simply discard this victim stories and all of this. Now we need to know. मुझे पता है लाइक एट्रोसिटी के बारे में हर बार जब न्यूज आती है कि दलित को मारा गया, हमको पता है, आप बताओगे नहीं तो फिर भी मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मारा गया. बट एक स्टोरी मुझे बताओ जहां पर शेड्यूल कास्ट जो है अपर कास्ट को पीटा है, मारा है. दिस स्टोरी नो मीडिया विल कवर, बट आई कैन टेल यू देयर आर मेनी सच स्टोरीज. दिस इज व्हाट प्रिसाइजली बाबा साहब यूज्ड टू गो टू भीमा कोरेगांव एंड सेड, वो नमन करते थे, वो झुकते थे उन सोल्जर के सामने जिन्होंने पेशा को काट के फेंका था. नाउ वी आर नॉट सेइंग वी आर कि हम प्रो वायलेंस है, बट व्हाट आर वी सेइंग, वी आर प्रो जस्टिस. एंड वी नीड टू प्रोड्यूस दिस वाइब्रेंट डिस्कोर्स वेयर योर एनिमी शुड फील थ्रेट. व्हेन यू विल से दिस कि इस देश की अगर इकोनॉमी हम तैयार कर रहे हैं तो हमारा हिस्सा कहाँ है, रिप्रेजेंटेशन आप लेके जाओ, हमारा हिस्सा कहाँ है. जब हम ये सवाल पूछेंगे तो तब उनको डर लगेगा. इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं. आपने मुझे सुना और साथ ही साथ जो इस प्रोग्राम में जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं. जय भीम. थैंक यू वेरी मच.